चाहे एलिगेशन सही हो गलत हो वो बात की बात है, लेकिन जेल में है 2 साल 3 साल से आम आदमी पार्टी का, उनको तो वो लोग निष्कासित नहीं किया है। तो ये उनका जो दोहरा मापदंड अपनाते हैं, उनको जो आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा जाता था, उनको जो बीजेपी का बी टीम कहा जाता था, वो अब जग जाहिर हो गया है। मुसलमानों के प्रति उनका नफरत ये जग जाहिर हो गया है इन दो मसलों पे। और हम लोग वहाँ इलेक्शन इसलिए लड़ने गए क्योंकि जब आप जिस पार्टी में रहते हैं वो पार्टी आपका साथ ना दे तो आपको तो मजबूती के लिए आपका साथ देने वाला अवैसी साहब है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट शम्स आगा साहब। ये युवा अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज के। आप सबों को पता है कि इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव है और चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि ये AIMIM से आते हैं। जाहिर है सवाल भी AIMIM से रिलेटेड हम पूछेंगे। और आप सबों को पता है कि दिल्ली में 2 सीट ऐसी हैं, 2 लीडर ऐसे हैं जिनको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। ओखला से जो है शिफाउर रहमान साहब और एक ताहिर हुसैन साहब, इन दोनों लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इनके चुनाव को लेकर के हमारे शम्स आगा साहब क्या राय रखते हैं और कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और दूसरी बात, अहम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, वक्फ संशोधन विधेयक JPC ने उसको मंजूरी दे दी है। हालांकि कुछ दिन पहले इसी JPC की जो कमेटी थी, जो टीम थी, और इस टीम में जो मुस्लिम लीडरान थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन JPC में जो चीज़ें मंजूर हुई हैं उसको लेकर के AIMIM कितने मुतमईन हैं भी कि नहीं, सब कुछ जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका निहाल भाई और आपके चैनल गांव मोहल्ला का। जी देखिए, हम लोग दिल्ली में 2 सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ओखला एक मुस्तफ़ाबाद। जी एक में ताहिर हुसैन साहब को कैंडिडेट बनाए हैं जो कि जेल में हैं, और एक में सिफाउर रहमान साहब। आप लोगों को पता होना चाहिए ये वही लोग हैं, यही वही कैंडिडेट है जी जो कि आपका जो SC NRC के वक्त प्रोटेस्ट हो रहा था, सिफाउर रहमान साहब उस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। उन्होंने पुलिस का लाठी डंडा खाया था और उसी वक्त से वो जेल में है। वो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात हमारे ताहिर हुसैन साहब का सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे। उसको दिल्ली दंगा का आरोपी बनाया गया बस अपना रक्षा करने के लिए, क्योंकि हमारा संविधान में इवन कि जो पुराना IPC था, जो अभी का BNS है, इसमें हमें ये हक दिया गया है कि हम अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। अगर हमारे जान को खतरा है तो हम अपना बचाव के लिए दूसरे का जान ले सकते हैं। तो ताहिर हुसैन के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने दंगा कराया था, ये सरासर गलत है। वो दंगा नहीं, आत्मरक्षा के लिए जो भी आपने बताया कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से थे और उस पर जब ये एलिगेशंस लगे तो क्या आम आदमी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, उनका साथ छोड़ दिया? कैसा रहा? बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। और इतना ही नहीं, एक तो साथ नहीं दिया, दूसरी बात है उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। अगर आम आदमी पार्टी का वही पैमाना है तो अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसको भी निकाले, अपने आप को आम आदमी पार्टी से निकाले। मनीष सिसोदिया पिछले 2 साल से जेल में है, उनको भी निष्कासित करे। इस तरह का कई लोग हैं, जैसे सोमनाथ भारती था, कि कई लोग हैं जो जेल में रह चुके हैं। चाहे एलिगेशन सही हो गलत हो वो बात की बात है, लेकिन जेल में है 2 साल 3 साल से आम आदमी पार्टी का, उनको तो वो लोग निष्कासित नहीं किया है। तो ये उनका जो दोहरा मापदंड अपनाते हैं, उनको जो RSS का छोटा रिचार्ज कहा जाता था, उनको जो बीजेपी का बी टीम कहा जाता था, वो अब जग जाहिर हो गया है। मुसलमानों के प्रति उनका नफरत ये जग जाहिर हो गया है इन 2 मसलों पे। और हम लोग वहाँ इलेक्शन इसलिए लड़ने गए क्योंकि जब आप जिस पार्टी में रहते हैं वो पार्टी आपका साथ ना दे तो आपको तो मजबूती के लिए आपका साथ देने वाला अवैसी साहब है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो आप पर ये डायरेक्ट आरोप लगाते हैं कि दरअसल 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, और उन्हीं लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जो जेल के अंदर हैं। और जाहिर है ऐसे लोगों को जब उम्मीदवार बनाएंगे तो वोटों की ध्रुवीकरण होगी और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का जो इम्पैक्ट है एक फैक्टर बन करके निकलेगा। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ध्रुवीकरण हो वो मैटर नहीं करता है। जहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा वह हम लोग लड़ेंगे और इंसाफ दिलाने के लिए पूरी पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। अब इसमें कौन हारता है कौन जीतता है ये अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप वहाँ खुद रह के पढ़ाई कर चुके हैं, आपका बहुत जानकार लोग होंगे, वहाँ ताल्लुकात होंगे। वहाँ हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सिर्फ लड़ नहीं रहे, वहाँ समर्थन भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। दोनों सीट इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। देखिए, अमानतुल्लाह खान जो ओखला के विधायक हैं वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि दरअसल
ओवैसी साहब ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनका चुनाव लड़ना निश्चित रूप से पूरे दिल्ली की तमाम तर विधानसभा सीटों पर, जहां पर मुस्लिम अक्सरियत नहीं है, जहां पर दूसरी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ के असरात वहाँ पड़ेंगे और वहाँ पर केजरीवाल को नुकसान होगा और बीजेपी को बड़े मार्जिन से जीत मिलेगी, ऐसा एलिगेशन है यहाँ पर। देखिए, पार्टी इलेक्शन कोई भी, हमारा संविधान में है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। एलिगेशन तो लोग लगाएंगे ही, किसी और बहाना करके, दूसरा बहाना करके लगाएंगे। कांग्रेस भी तो लड़ रहा है ना। पहले तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहती थी कि बीजेपी का भी टीम है, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कहता था कि ये भी टीम है। तो ये तो एलिगेशन एक समझ लीजिए पॉलिटिकल मुद्दा है। ये उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है इलेक्शन लड़ने का कि हमारे खिलाफ फाइट कर सके। तो एक बहकाने का बहाना है, वो लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा बोलते हैं, ये जीत जाएंगे, बीजेपी को फ़ायदा होगा। हम लोग बहुत जगह इलेक्शन नहीं लड़े, हरियाणा में इलेक्शन नहीं लड़े, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लड़े, इस तरह का बहुत सारा स्टेट है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ नहीं लड़े। वहाँ बीजेपी का सरकार कैसे आ गया, वहाँ तो हम लोग नहीं लड़े। तो ये फालतू का एक बहाना है। चलिए, तो दोस्तों आपको बताते चलें कि दिल्ली की 2 सीटें काफ़ी हॉट हैं, काफ़ी लोगों का जो है उसमें इंटरेस्ट दिख रहा है, क्योंकि एक ओखला की सीट है और दूसरी जो है आपने मुस्तफाबाद की सीट बताई है। ओखला की अगर हम बात करें तो ओखला से मनीष चौधरी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, और वहीं अमानतुल्लाह खान सिटिंग एमएलए, उसी तरह से जो है अरीबा खान, आसिफ मोहम्मद खान की बेटी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, और शिफा और रहमान साहब जिसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सीए, एनआरसी, एनपीआर, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में आज भी बेचारे सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर, इन उम्मीदवारों को लेकर आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल, एक महत्वपूर्ण बात जो समझनी है सर, कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो जेपीसी की जो टीम गठित की गई थी और वहाँ से मंजूरी मिल गई है, कहा जा रहा है कि कुछ लोगों में नाराज़गी है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो वैसा ही हुआ जैसा सरकार चाह रही थी। आप क्या कहते हैं? थोड़ा सा करीब जी, ये बिल्कुल सही बात है। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसा सरकार जो कानून बनाया था, जो बिल में था, वो वैसा ही बना है। जो पार्लियामेंट जेपीसी बना था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें जितने भी मेंबर्स थे, जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, उन्होंने जितना रिकमेंडेशन दिया है, लगभग 99% उनका रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। और जो उनके सांसद थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है उनको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये सिर्फ जो जेपीसी था एक तरह का दिखावा था, और आप देख चुके हैं कि कई बार उसमें हंगामा भी हुआ है। आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस चीज़ में बनाते हैं जिस चीज़ उसका बनाने का मकसद ये होता है कि जो हर पार्टी के लोग रिकमेंडेशन दे उसको एक्सेप्ट किया जाए। नहीं तो आपको अगर वही बिल पास करना होता है तो ये तो सारा दिखावा था। और इसके साथ में कई पार्टी ऐसा है जिसका असली जो चेहरा है जनता के सामने उजागर हुआ है, जैसे कि जेडीयू पार्टी है, उन्होंने इस बिल का समर्थन दिया है हर तरह से। हालांकि वो हर जगह बयान देते थे कि हम उनके खिलाफ हैं, उनके नेता बयान देते थे हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन हर वक्त जब बिल का सपोर्ट करने के बाद आता है, जहाँ मुसलमानों के खिलाफ कोई भी बिल पास होता है, कहीं ना कहीं वो लोग जाके समर्थन दे देते हैं। और इसमें भी वही हुआ है, वक्फ वाले बिल में भी जेडीयू ने समर्थन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं शम्स साहब का कहना है, मजलिस का कहना है कि जदयू अगर चाहे तो आज भी जो है इस पर जो भी आगे का प्रोसेस है उसमें मुखालिफत कर सकती है और करना चाहिए, क्योंकि मामला मुसलमानों के हुकूक का है, मामला वक्फ संशोधन विधेयक का है। बहरहाल एक और अहम चीज़ समझना चाहेंगे सर, इस वक्त नीतीश कुमार जी अपने प्रगति यात्रा पे निकले हैं, अलग अलग जो है साहब ज़िलों का भ्रमण कर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ सौगात दे रहे हैं। अपने किशनगंज में 534 करोड़ का उन्होंने सौगात दिया है। आप जिस किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, यहाँ क्या सौगात मिला है? क्या वाकई में ये प्रगति यात्रा है या चुनावी यात्रा है? कैसे देखते हैं, बताइए। ये तो प्रगति यात्रा नहीं, चुनावी यात्रा था। और चुनावी यात्रा में जो खर्च हुआ है, नीतीश कुमार का जो पूरा बिहार का दौरा हुआ है, उसमें जितना पैसा खर्च हुआ है उसमें आपने कहा कि किशनगंज जिला को 500 करोड़ का सौगात मिला है, कई ज़्यादा मिल जाता, पूरे बिहार को कई ज़्यादा मिल जाता सौगात, और हमारे जिला को भी मिल जाता। उन्होंने शायद पूर्णिया या कटिहार मेडिकल कॉलेज का भी डिक्लेयर किया है, तो पूर्णिया में, तो हमारे किशनगंज में क्यों नहीं किया? हमारे किशनगंज में एक भी अच्छा कॉलेजेस नहीं है, स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल्स नहीं है। तो आप मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ इस्टेब्लिश करने का घोषणा करते तो उससे दोनों सुविधा मिलता, हॉस्पिटल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता और स्टूडेंट को पढ़ने का भी सुविधा मिल जाता। तो आपने नहीं किया। हमेशा हमारे क्षेत्र के साथ, खास करके किशनगंज के साथ सौतेलापन वाला व्यवहार हुआ है, और इस बार भी वही हुआ है। तो हमारा कुछ डिमांड था, हम पेपर में एडवर्टाइज भी कराए थे, जगह जगह बैनर भी लगवाए थे। हम चाहते थे कि वो डिमांड पूरा हो, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें मान लिया गया है।
वो ऑलरेडी प्रोसेस में आ चुका है, बाकी 95% चीज़ें नहीं आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे नीतीश कुमार जी वो सब काम में ध्यान दें। चलिए आखिरी सवाल, शम्स साहब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं? अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव लड़ेंगे, किस दमखम से लड़ेंगे? क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ आगे की तैयारी बताएं? जी बिल्कुल, हम लोग इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से कर रही है, आप देख रहे होंगे। और पार्टी इंशाल्लाह टिकट मिलेगा तो हम बहुत दमखम के साथ लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम बाकी पार्टियों की तरह सिर्फ इलेक्शन के वक्त आएंगे कि हम MIM के हैं, हमें वोट दीजिए। पिछले 6 महीना हमने ऐसा काम करके दिखाया है। जितना भी मुद्दा हो, आप गुरुखल का मुद्दा देखे होंगे, जहां एक पुलिस वाले का कई पुलिस वालों ने मिलके किसी को टॉर्चर करके मार दिया था। हालांकि अभी उसका क्या स्टेटस है, कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें हम सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा थे और अब भी हम थे। जब हम देखे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मुझे खबर मिला मीडिया के माध्यम से, मैंने उनके भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा कि अब भी अगर आपको ज़रूरत हो, इंसाफ के लिए लड़ना पड़े, तो मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूँ, पुलिस वालों से लड़ने के लिए तैयार हूँ, किसी से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन आपको आना होगा। लेकिन आप लोग अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए है तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा कि आप ऐसा कीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे आपका अपना राजनीति के लिए कर रहा है। मेरा ये कहना है, कोई भी मुद्दा हो, मैं यहाँ के जनता से अपील करता हूँ, किसी भी तरह का मुद्दा हो, अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लूँगा। और आप लोग देख चुके हैं, गुरुखाल वाला मसला हो, एक आदमी खो गया था, वो मसला हो, इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने का मसला हो, या फिर नरसिंहानंद महाराज ने जो कमेंट किया था प्रॉफिट पे, उसका मसला हो, या फिर हिमाचल प्रदेश में जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ उसका मसला हो, या फिर यहाँ के विधायक ने जो जनसंख्या विरोध कानून का, जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया था, बीजेपी का साथ दिया था, उस बात पे हो। हर बात पे मैं निखर होके, निडर होके, बेबाक तरीके से लोगों का मुद्दा, लोगों के सामने अपना बात रखा हूँ। गिरिराज सिंह के खिलाफ केस किया है और इंशाल्लाह उस केस में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उस केस में हम तभी बात करेंगे जब तक गिरिराज सिंह को यहाँ हाजिर नहीं करेंगे, उस केस में हम बात नहीं करेंगे। मेरा मकसद है गिरिराज सिंह को यहाँ लाना, उसको कोर्ट के सामने घसीट के लाएंगे, तब हम मीडिया को बुला के अपना बयान देंगे। ऑलरेडी 3-4 महीना हो चुका है केस करने का, वो अंडर प्रोसेस है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, तैयारी बाकी पार्टियों की तरह हम नहीं कर रहे हैं, या हम बाकी कैंडिडेट की तरह नहीं कर रहे हैं। हमारा एक है कि हम भाई सिर्फ वोट के वक्त, इलेक्शन के वक्त MIM पार्टी का टिकट मिलेगा इसलिए हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। हम अपना पिछले 6 महीने में कुछ करके दिखाए हैं, उसके बेसिस पे अपना पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसके बेसिस पे अपना पार्टी का क्या थिंकिंग है, उसके बेसिस पे हम वोट मांगेंगे। तो इसी तरह से मेरा तैयारी चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शम्स आगा साहब, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और एक अहम बात इन्होंने कही कि भैया हम जो है टिकट के लिए, पार्टी के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछले 6 महीने से मुसलसल काम कर रहे हैं। और इन्होंने इश्यूज़ बताया, मुद्दे बताया कि किस तरह से अवामी मुद्दों को जो है हल करने की कोशिश करते हैं और हमेशा अवाम के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा इनका दावा है, ऐसा इनका कहना है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं इस पूरे वीडियो को लेकर के? आप क्या नज़रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ कर जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।